हेलो एवरीवन, मैं हूं आदर्श गोपाउत। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर होने वाला है जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट 2 की सीरीज चलती आ रही है उसी सीरीज का अगला पार्ट। अब मैं आपको पहले बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट 2 में हम काफी सारे टॉपिक को पहले कवर कर चुके हैं। ये हमारा 4th वीडियो होने वाला है। इससे पहले हम क्षतिपूर्ति की संविदा को देख चुके हैं, प्रत्याभूति की संविदा को देख चुके हैं और इन दोनों संविदाओं के बीच में जो जनरल कंफ्यूजन रहता है उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक इन दोनों के बीच में जो अंतर है उन पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। उन तीनों ही वीडियो के सारे जो वीडियो में मैंने समझाया उस सारे टॉपिक का, उस पूरे टॉपिक का अच्छे से मैंने नोट्स बना करके उन्हीं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दिया आप लोगों के लिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी जाकर के डाउनलोड कर सकता है, उसका कोई चार्ज नहीं है। तो उन तीनों ही वीडियो के नोट्स भी अवेलेबल है। इस वीडियो के नोट्स भी मैं आपको देने वाला हूँ। वो कैसे देने वाला हूँ वीडियो के लास्ट में बात करते हैं। उन तीनों वीडियो को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ जाकर के आप उन तीनों वीडियो को देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ आदर्श गोपाउत। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट हुए उसका एक टॉपिक उपनिदान या निक्षेप। उपनिदान या निक्षेप कहते किसे हैं? उपनिदान या निक्षेप की परिभाषा हमारी भारतीय संविदा अधिनियम में कहाँ दे रखी है? इसकी उपनिदान या निक्षेप होता क्या है, इसके क्या क्या आवश्यक तत्व है और ये कितने प्रकार का होता है, इन सारे पॉइंट्स को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके साथ ही इसके जितने भी प्रकार हैं उन सारे ही प्रकार को हम एग्जाम्पल के साथ, जो डेली यूज में आते हैं उस टाइप के एग्जाम्पल के साथ हम समझने वाले हैं, ताकि हमें ये एग्जाम जो इसके सारे ही टाइप्स है वो सारे ही टाइप्स एक ही बार में याद हो जाए, हमें बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़े। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो उपनिदान या निक्षेप कहते किसे? किताब से हट करके मैं आपको आसान भाषा में एक बार समझा देता हूँ, ताकि आपको जब हम ये पढ़ेंगे बुक के हिसाब से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले हम इजी लैंग्वेज में, हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। भाई, उपनिदान या निक्षेप का साधारण मतलब ये है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को कोई चीज टेम्पररीली दी जाती है, यानी कि परमानेंट नहीं देकर के टेम्पररीली दी जाती है कोई चीज एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को। तो ये जो है संविदा होती है, ये उपनिदान की संविदा कहलाती है, या ये उपनिदान कहलाता है। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को कोई चीज कुछ समय के लिए देना और वापस उस चीज को ले लेना, ये उपनिदान कहलाता है। जैसे मैंने ये मार्कर अपने एक दोस्त को किसी काम के लिए दिया, उसका काम पूरा हुआ, उसने ये मार्कर मुझे वापस लौटा दिया। ये जो सारी प्रोसेस थी ये उपनिदान या निक्षेप कहलाती है। हमें याद रखना, उपनिदान या निक्षेप दोनों एक ही चीज है। चाहे निक्षेप आए क्वेश्चन में, चाहे उपनिदान आए, दोनों में हमें यही चीज लिखनी है। सिर्फ इसके वर्ड्स अलग अलग है, बाकी ये दोनों एक ही चीज है, उपनिदान या निक्षेप। अब हम बुक के हिसाब से देख लेते हैं कि भाई उपनिदान या निक्षेप की परिभाषा हमारे भारतीय संविदा अधिनियम में कहाँ दे रखी है। तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 148 138 में, सॉरी 148 में जो है भारतीय संविदा अधिनियम के धारा 148 में उपनिदान या निक्षेप की परिभाषा दे रखी है। अब उपनिदान या निक्षेप की परिभाषा क्या दे रखी है वो वर्ड टू वर्ड हम पढ़ लेते हैं कि भाई उपनिदान एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिए इस संविदा पर माल का परिधान करना है कि जब प्रयोजन पूरा हो जाए तो वह लौटा दिया जाए या उसके निर्देशानुसार किसे लौटा दिया जाए। इस परिभाषा में आपको एक चीज ध्यान रखनी कि भाई एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिए इस संविदा पर माल का परिधान करना है कि जब वह प्रयोजन पूरा हो जाए तब वह लौटा दिया जाए या उसके निर्देशानुसार किसी को लौटा दिया जाए। यहाँ पर प्रयोजन शब्द जो है बहुत बार प्रयोग में हुआ है। प्रयोजन का क्या अर्थ है? प्रयोजन का मतलब है कि किसी विशेष काम के लिए, किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए कोई चीज किसी व्यक्ति को दी जाए, जब वो काम पूरा हो जाए तब वो चीज पुनः लौटा दी जाए। अब इस परिभाषा में यह भी लिखा हुआ है कि या तो जिस व्यक्ति ने वो दी है उसे लौटा दी जाए या उसके निर्देशानुसार किसी को लौटा दी जाए। जैसे कि मैंने ये मार्कर जो है अपने एक दोस्त को दिया, उसका काम पूरा हो जाने के बाद वो, अगर मैंने ये कहा है कि ये मार्कर तू मुझे वापस लौटाएगा तो वो मार्कर मुझे वापस देगा, या मैंने ऐसा कह दिया है, मैंने ये निर्देश दे दिए कि ये मार्कर जो है तू सी व्यक्ति को लौटाएगा, तो वो सी व्यक्ति को भी लौटा सकता है। तो भी ये जो होगा प्रोसेस, ये उपनिदान कहलाएगा। यानी कि उपनिदान के अंदर ये बात भी है कि या तो वो उसे पुनः उसी को लौटाया जाए या उसके निर्देशानुसार किसी को लौटा दिया जाए। तो दोनों चीज संभव है, या तो सेम मुझे ही वापस दी जाए या मेरे निर्देशानुसार जिसे मैं कह दूं उसे ये वापस दे दी जाए। तो ये हो गई उपनिदान की परिभाषा। इसमें हमें एक चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि प्रयोजन के लिए, किसी विशेष प्रयोजन के लिए चीज दी जाएगी, ऐसे ही बिना बात के नहीं दी जाएगी, किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है। ये आवश्यक तत्व में भी हम पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे, तब मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। अब इसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको और समझा देता हूँ। मान लीजिए मेरा एक मित्र है, उसे कहीं जाने के लिए बाइक की जरूरत पड़ी, उसके पास बाइक नहीं है,
मेरे पास बाइक है, तो वो मुझसे बाइक मांगने आया, उसने मुझसे किराए पर बाइक ली और उसे किसी कहीं जाना था तो उस जाने के लिए उसने मुझसे किराए पर बाइक ली। वो बाइक लेकर के जाता है, अपना काम करता है और वापस आते ही वो बाइक मुझे वापस लौटा देता है। तो जब वो बाइक मुझे वापस लौटा देता है तो ये जो सारी प्रोसेस हुई थी ये उपनिदान की संविदा कहलाती है, यानी कि किराए पर बाइक देना और इस शर्त पर बाइक देना कि उसका जो विशेष काम है वो काम हो जाए, उसके बाद वो बाइक मुझे वापस लौटाएगा। वापस लौटाने की शर्त के साथ जब कोई चीज दी जाती है तो वो उपनिदान या निक्षेप कहलाती है। यानी कि कुल मिलाकर के कोई भी चीज घूम करके या तो वापस आनी चाहिए या मेरे निर्देशानुसार किसी के पास जानी चाहिए, तो वो चीज उपनिदान या निक्षेप कहलाएगी। अब उपनिदान या निक्षेप में दो व्यक्ति होते हैं, दो व्यक्ति मिलकर के इस संविदा को पूरा करते हैं। पहला व्यक्ति होती है उपनिदाता, पहला व्यक्ति होता है उपनिदाता और दूसरा व्यक्ति जो होता है वो होता है उपनिहिती। अब जो व्यक्ति किसी वस्तु को देता है, जो देने वाला व्यक्ति होती है, और उपनिहित करने वाला जो व्यक्ति होता है वो उपनिदाता कहलाता है। यानी कि जब मैंने बाइक दी थी तो मैं उपनिदाता कहलाऊंगा, और जिसने बाइक ली थी, जिसने उधार लिया था किसी काम के लिए, कोई वस्तु ली थी, वो लेने वाला व्यक्ति जो होता है वो उपनिहिती कहलाता है। इस चीज को हमें अच्छे से ध्यान रखना है। ये दोनों वर्ड जो है कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, उपनिदाता और उपनिहिती। उपनिदाता वो व्यक्ति होता है जो सामान को देता है और उपनिहिती वो व्यक्ति होता है जो किसी काम के लिए सामान को लेता है और बाद में उसे वापस लौटा देता है, वो व्यक्ति होता है उपनिहिती। अब बात करते हैं उपनिदान या निक्षेप के आवश्यक तत्वों के बारे में। आवश्यक तत्वों के बारे में हम देख लेते हैं। पहला आवश्यक तत्व चल संपत्ति का होना। उपनिदान की संविदा केवल तभी संभव है, केवल उन्हीं चीजों के लिए संभव है जो कि चल संपत्ति हो, यानी कि कोई भी ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है, उन्हीं मूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर के उपनिदान की संविदा की जा सकती है। जो चीजें स्थिर चीजें इमूवेबल है, उन चीजों को लेकर के उपनिदान की संविदा नहीं की जा सकती। जैसे किसी पेन, कार, बाइक, इन सारी चीजें जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, उनको लेकर के उपनिदान की संविदा की जा सकती है। परंतु जैसे कोई प्रॉपर्टी है, कोई घर है, कोई जमीन है, कोई गार्डन है, इनको लेकर के उपनिदान की संविदा नहीं की जा सकती। यानी कि ऐसी संपत्ति जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता, जो अचल संपत्ति होती है, उन संपत्ति को उपनिदान की संविदा के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। केवल चल संपत्ति से ही उपनिदान की संविदा की जा सकती है। ये तो हो गया हमारा पहला आवश्यक तत्व। दूसरा आवश्यक तत्व है कब्जे का परिधान होना। भाई किसी भी चीज का, कोई भी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, उस मूवेबल प्रॉपर्टी को सिर्फ नाम मात्र से या सिर्फ डॉक्यूमेंट में, जैसे कि मान लीजिए मेरी कोई बाइक है, मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट में इसी व्यक्ति को दे देता हूं और कहता हूं कि ये बाइक तेरे पास होगी, लेकिन एक्चुअल बाइक को मैं अपने पास ही रखता हूं, सिर्फ डॉक्यूमेंट में उसका नाम देता हूं और कुछ टाइम बाद डॉक्यूमेंट वापस अपने नाम करा देता हूं, तो ये जो है उपनिदान की संविदा नहीं होगी। उस वस्तु का कब्जे का परिधान करना, यानी कि वो वस्तु एक्चुअल में मुझे उसके हाथ में सौंपनी पड़ेगी, उसे सौंपनी पड़ेगी पूर्ण रूप से, कि उस वस्तु पर उस व्यक्ति का कब्जा हो जाए। मुझे अपना कब्जा हटा करके सामने वाले व्यक्ति को पूर्ण रूप से देनी होगी कि वो उसका कब्जा कर सके। तो ऐसा जब होगा तो जाकर के उपनिदान की संविदा मानी जाएगी। सिर्फ नाम मात्र का दे देना उपनिदान की संविदा के अंतर्गत नहीं आता है। आ जाते हैं हमारे तीसरे पॉइंट के ऊपर, विशिष्ट प्रयोजन का होना। जो मैं आपको यहां बता रहा था परिभाषा में, प्रयोजन शब्द का 2-3 बार प्रयोग किया गया है। विशिष्ट प्रयोजन का होना यानी कि कोई भी व्यक्ति जो किसी वस्तु को अपने साथ लेके जा रहा है, यानी कि मैं किसी को अपनी बाइक दे रहा हूं, तो वो बाइक किस काम से ले जा रहा है, कोई विशिष्ट प्रयोजन होना चाहिए। भाई वो मुझे पहले ही बताएगा कि भाई मुझे यहाँ जाकर के आना है, इसके लिए मुझे बाइक चाहिए, या मुझे इस काम के लिए ये मार्कर चाहिए, या मुझे इस काम के लिए आपकी ये चीज चाहिए। तो कोई विशिष्ट प्रयोजन होना चाहिए, यानी कोई स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए कि इस रीजन के लिए मुझे आपकी ये चीज चाहिए, जो कि मैं बाद में ला करके आपको लौटा दूंगा। यानी कि मैं किसी भी व्यक्ति को कोई चीज दूंगा, जैसे मैं मार्कर अपने एक मित्र को देता हूं, तो उसे स्पेसिफिक इस रीजन से देता हूं कि भाई इस मार्कर से तू बोर्ड पर लिखेगा, उसके लिखने के लिए ही मैंने वो चीज दी है। लिखने के बाद वो मुझे वापस लौटा देगा, वो काम पूरा हो जाने के बाद मुझे लौटा देगा। मैंने उसे लिखने के लिए दी है, तो ऐसा नहीं है कि वो इसको तोड़ मरोड़ के फेंक देगा, उसे मुझे वापस लौटाना है। उसका काम पूरा हो जाने के बाद इस मार्कर को उसे मुझे वापस लौटाना है। तो किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए होना, और जब वो प्रयोजन पूरा हो जाए तो उस वस्तु को वापस लौटाना, ये है इसका तीसरा आवश्यक तत्व। आ जाते हैं चौथे आवश्यक तत्व के ऊपर। चौथा आवश्यक तत्व वापस लौटाने की शर्त होना, जो कि मैंने इसी के साथ आपको बता दिया कि भाई कोई भी वस्तु केवल तभी उपनिदान की संविदा के अंदर आ सकती है जब उसमें वापस लौटे जाने की शर्त सम्मिलित हो। अगर कोई वस्तु वापस नहीं आ सकती तो वो उपनिदान नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि मान लीजिए मैंने किसी को ये मार्कर 10 रुपए में किराए पर दिया और शर्त रखी कि वापस वो उसका काम पूरा हो जाने के बाद मुझे दे देगा।
तो ये तो हो गया उपनिदान। लेकिन अगर मैं वापस लौटाने की शर्त नहीं रखता हूँ, सिर्फ 10 रुपए में उसे दे देता हूँ, तो ये उपनिदान नहीं होगा, ये होगा विक्रय, यानी कि बेच देना हो जाएगा। अगर वो चीज मेरे पास नहीं आ रही तो इसका मतलब तो ये है कि मैंने उसे 10 रुपए में बेच दिया, तो ये उपनिदान के अंदर नहीं आएगा, ये विक्रय के अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर वापस लौटाए जाने की शर्त है तो वो उपनिदान के अंतर्गत आएगी, यानी कि वापस लौटाए जाने की शर्त के बिना उपनिदान की सुविधा नहीं हो सकती। इनमें से किसी भी आवश्यक तत्व के बिना उपनिदान की सुविधा संभव नहीं है। अगर चल संपत्ति नहीं है तो भी उपनिदान नहीं होगा, चल संपत्ति के साथ ही होगा। कब्जे का परिधान नहीं किया गया है तो भी उपनिदान नहीं हो सकता। विशिष्ट प्रयोजन नहीं है, ऐसे ही दे दी तो भी उपनिदान नहीं होगा। वापस लौटाए जाने की शर्त नहीं है तो भी उपनिदान नहीं माना जाएगा। और संविदाजन्य दायित्व, यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट का दायित्व उत्पन्न होना चाहिए, तभी जाकर के वो जो है उपनिदान या निक्षेप कहलाएगा। बिना संविदाजन्य दायित्व के वो उपनिदान या निक्षेप नहीं कहलाएगा। तो ये तो थे इसके पांचों आवश्यक तत्व। अब हम बात कर लेते हैं उपनिदान के क्या क्या टाइप्स है, कितने प्रकार का उपनिदान होता है, और इनको आसान भाषा में समझ भी लेते हैं। भाई उपनिदान के प्रकार जो है 6 प्रकार का उपनिदान होता है। कौन कौन से? पहला होता है निक्षेप, दूसरा होता है अवक्रय, तीसरा होता है मंगनी, चौथा होता है गिरवी, पांचवा होता है वाहक, और छठा होता है मैंडेटम। अब इन सारे को 6 टाइप्स को मैं आपको आसान इजी लैंग्वेज में जो हमारे डेली लाइफ में काम आते हैं उन एग्जाम्पल के साथ आपको समझा देता हूँ, ताकि आपको एक ही बार में याद हो जाए, आपको इनको बार बार याद करना ना पड़े, आप इन दोनों के इन सब के बीच में कंफ्यूज ना हो, इस हिसाब से मैं आपको समझा देता हूँ। पहला है निक्षेप। निक्षेप का मतलब होता है कि किसी चीज को संभाल करके रखना, किसी चीज को सुरक्षित रखना। तो निक्षेप जो प्रकार है उपनिदान का, इसमें क्या होता है कि कोई वस्तु किसी व्यक्ति को इसलिए दी जाती है कि वो व्यक्ति जो है उस वस्तु को संभाल कर रखे, उस वस्तु को सुरक्षित रखे। जैसे कि हम बैंक में जाते हैं और बैंक में जो लॉकर होते हैं उन लॉकर के अंदर हमारे जेवर या कोई भी प्रॉपर्टी के पेपर या कुछ भी चीज जो हम संभाल के रखनी होती है हमें, वो हम बैंक के लॉकर के अंदर रखते हैं और उसमें बंद करके हम वापस आ जाते हैं। जो बैंक के लॉकर वाली जो सुविधा, यानी कि सुरक्षित रखने के लिए कोई किसी वस्तु का परिधान किया जाता है, जैसे हम बैंक मैनेजर को अपनी चीजें देते हैं कि भाई ये लॉकर में सुरक्षित रख दे, तो ये जो सुविधा हो रही है ये जो है निक्षेप की सुविधा, उपनिदान के अंदर निक्षेप की सुविधा। इसमें क्या होता है कि किसी चीज को सुरक्षित रखने के लिए किसी व्यक्ति को सौंपी जाती है। तो सुरक्षित रखने के लिए जब किसी व्यक्ति को सौंपी जाती है तो वो निक्षेप का उपनिदान कहलाता है। जैसे बैंक लॉकर वाला एग्जाम्पल आपको लिखना है इसमें। सेकंड है अवक्रय। अवक्रय का मतलब है कि किसी वस्तु को किराए पर देना। अवक्रय का मतलब है कि किसी वस्तु को किराए पर देना। जैसे मैंने ये पेन 10 रुपए में किसी व्यक्ति को किराए पर दे दिया कि भाई ये 1 महीने के लिए तेरे पास है, अपना काम पूरा हो जाने के बाद जो है ये पेन मुझे वापस लौटा दिया जाएगा। तो जब वो मुझे पेन लौटाएगा तो वो मुझे पेन भी लौटाएगा और 10 रुपए भी देगा। किस बात के? कि ये पेन देने की, उसे 1 महीने यूज करने के मैंने उसे 10 रुपए की मांग की थी, तो वो मुझे किराए के पैसे भी लौटाएगा और अपनी वस्तु को भी वापस लौटाएगा। तो ये चीज जो होगी वो अवक्रय के अंदर आएगी, यानी कि अवक्रय का सीधा सा मतलब है किसी चीज को किराए पर देना। आ जाते हैं मंगनी के ऊपर। मंगनी क्या है? मंगनी एक ऐसा प्रकार का उपनिदान है जिसमें उससे बदले में कुछ नहीं लिया जाता। यानी कि अगर बदले में मैंने उससे 10 रुपए लिए तो वो हो गया अवक्रय, लेकिन बदले में मैंने उससे 10 रुपए नहीं लिए और ऐसे ही पेन दे दिया फ्री में कि तू अब यूज कर लेना, यूज करने के बाद वापस मुझे लौटा देना, ऐसे ही, उसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है अगर, तो वो मंगनी के अंदर आ जाएगा। यानी कि जैसे मेरा इस स्टूडियो में कोई मेरा एक फ्रेंड आया और उसे कॉन्ट्रैक्ट की बुक पसंद आ गई, तो मैंने उसे पढ़ने के लिए कॉन्ट्रैक्ट की बुक ऐसे ही फ्री में दे दी कि भाई तू ये पढ़ लेना, पढ़ने के बाद मुझे वापस लौटा देना, इसका कोई चार्ज नहीं है। ऐसे ही एक दोस्त है तो उसे मैंने कोई पैसे नहीं लिए और उसे फ्री में बुक पढ़ने के लिए दे दी। तो ये जो संविदा हुई, ये संविदा जो है उपनिदान का मंगनी भाग था, यानी कि मंगनी टाइप का उपनिदान था। इसमें वस्तु के बदले कोई पैसे नहीं लिए जाते, जबकि जब वस्तु के बदले कोई पैसे लिए जाते, कोई किराया लिया जाता है, तो वो अवक्रय में आ जाता है। यानी कि किराया लिया है तो अवक्रय, फ्री में दिए तो मंगनी, सुरक्षित रखने के लिए दिए तो निक्षेप। तीनों आपको याद हो गए, सुरक्षा के लिए निक्षेप, किराए के लिए अवक्रय, फ्री में दिए तो मंगनी। अब बात करें गिरवी की। गिरवी का सीधा सा मतलब है गिरवी, जो हम आम भाषा में या आम बोलचाल में भी सुनते आते हैं। गिरवी का मतलब है कि भाई किसी व्यक्ति को मैंने कोई उधार दिया, तो उस उधार की सुरक्षा के लिए मैंने उससे कुछ चीज ले ली। जैसे कि मैंने किसी व्यक्ति को 10,000 रुपए दिए, तो उस 10,000 रुपए की सुरक्षा के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए मैंने उसकी गोल्ड चेन अपने पास रख ली या उसकी बाइक अपने पास रख ली। तो सेफ्टी के लिए जिस चीज को मैं अपने पास रख लेता हूँ, गिरवी के रूप में रख लेता हूँ, वो जो प्रकार की संविदा होती है, वो जो प्रकार का उपनिदान होता है, वो गिरवी उपनिदान कहलाता है। यानी कि सेफ्टी के लिए अपने पास रख लेता हूँ, सेफ्टी के लिए देता हूँ, सुरक्षित रखने के लिए देता हूँ, तो वो क्या होगा? निक्षेप के अंदर आएगा।
लेकिन सेफ्टी के लिए मैं अपने पास रख ले रहा हूँ किसी चीज को और पैसे उधार दे रहा हूँ, तो वो गिरवी के अंदर आएगा। इन दोनों का ध्यान रखना है। जब मैं सुरक्षित रखने के लिए दे रहा हूँ किसी सामान को, तो वो निक्षेप के अंदर आएगा। जब मैं अपनी सुरक्षा के लिए कोई सामान ले रहा हूँ अपने पैसों की सुरक्षा के लिए, तो वो गिरवी के अंदर आएगा। अवक्रय के अंदर वो आएगा जो किराए पर दिया जा रहा है, और मंगनी के अंदर जो आएगा वो जो फ्री में दिया जा रहा है। गिरवी के अंदर गिरवी। अब वाहक, वाहक क्या है? वाहक का मतलब है कि किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट के लिए अगर किसी व्यक्ति को कोई चीज दी जाती है, तो वो वाहक उपनिदान कहलाता है। वाहक उपनिदान से मतलब है कि जैसे मान लीजिए मेरा ये ब्लैक बोर्ड है, इस ब्लैक बोर्ड को मुझे अपने इस स्टूडियो से ले जा करके अपने दिल्ली वाले स्टूडियो में शिफ्ट करना है। तो मैं किसी ट्रक ड्राइवर को बुलाता हूँ, उसे यह जो है बोर्ड सौंप देता हूँ और कहता हूँ कि भाई इसे दिल्ली में उतारना है, मैं आपको वहां दिल्ली में मिल जाऊंगा। तो इस बोर्ड को यहाँ से दिल्ली तक ले जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जब मैं किसी व्यक्ति को सौंपता हूँ, तो वो वाहक प्रकार का उपनिदान कहलाता है। वो बोर्ड अपने पास हमेशा के लिए नहीं रखेगा, केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए रखेगा। वहां ले जाने के बाद वो मुझे वापस लौटा देगा। मान लो इसी तरह से बोर्ड नहीं होकर के मेरी बाइक भी हो सकती है, मेरी कार भी हो सकती है, या कोई भी ऐसी चीज जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जानी है और वहां जाकर के वो मुझे वापस मिल जाएगी। तो ऐसी जो भी प्रकार का संविदा होती है, ऐसा जो भी प्रकार का उपनिदान होता है, वो वाहक उपनिदान कहलाता है। अब बात करें मैंडेटम उपनिदान। मैंडेटम उपनिदान एक ऐसा उपनिदान है जिसमें किसी चीज को रिपेयर करने के लिए या उस चीज को बनाने के लिए किसी व्यक्ति को दी जाती है, तो वो मैंडेटम उपनिदान कहलाता है। जैसे मैं बाजार से कोई कपड़ा खरीद कर लाया, इस कपड़े को मैंने टेलर को दे दिया और उसे कहा कि इस कपड़े से मेरे लिए एक शर्ट बना दे। तो शर्ट बनाने के लिए जब मैंने उसे दी, तो वो कपड़े को मैंने उसे हमेशा के लिए नहीं दिया, वो शर्ट बना करके मुझे वापस लौटा देगा, यानी कि उसे ठीक करके या उसका रूप परिवर्तित करके मुझे वापस लौटा देगा। तो वो मैंडेटम उपनिदान कहलाएगा। जैसे सोने के जेवर में कहीं टूट फूट हो गई, तो उन्हें ठीक करने के लिए मैंने जोरी को दिए, तो जब तक मैंने उसे रिपेयर करने के लिए दिए या किसी चीज को रिपेयर करने के लिए दिए, जैसे मेरा मोबाइल भी खराब हो गया और मैंने शॉपकीपर को उसे रिपेयर करने के लिए दिया है, तो रिपेयर करके वो मुझे वापस लौटा देगा। तो ऐसा कोई ट्रांजेक्शन या ऐसा कोई उपनिदान जिसमें चीजों को ठीक करके या उसके रूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके वापस लौटाई जाती है, वो मैंडेटम उपनिदान कहलाता है। अब बात करें इस पूरे लेक्चर की, तो इसमें केवल मेन पॉइंट यही है कि भाई उपनिदान के प्रकारों को और इसके आवश्यक तत्वों को ध्यान में रखना है। प्रकार में एक बार शॉर्ट में आपको वापस समझा देता हूँ। निक्षेप यानी कि सुरक्षित रखना, अवक्रय यानी कि उधार पर दिया है, मंगनी यानी कि फ्री में दिया है, गिरवी यानी कि गिरवी के हिसाब से जो सामान्य भाषा, वाहक यानी लाने ले जाने के लिए दिया है, और मैंडेटम यानी कि उस व्यक्ति उस वस्तु में थोड़ा बहुत रूप परिवर्तित करके मुझे वापस लौटा दी जाएगी। तो ये थे इसके सारे ही प्रकार जिनको मैंने अच्छे से एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दिया है। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। लेकिन अब आप इस पूरे ही टॉपिक के अच्छे से नोट्स चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, उसमें PDF मिल जाएगी आपको, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और उससे पढ़ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।